आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी के जो क्वेश्चंस रहते हैं स्टेनो के लिए। यहाँ पर हम उनकी बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए 25 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आया हूँ। मैं प्रत्येक पार्ट में आपको 25 क्वेश्चंस ऐसे एमसीक्यू लेके आऊँगा जिनसे आप पेपर में आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं और पास आउट हो सकते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी में मैं आपको शॉर्ट हैंड के भी क्वेश्चन लाएंगे, कुछ अन्य भी इसमें जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, प्रयास करूंगा कि उनको अधिक से अधिक यहाँ पर आपको वीडियो में दे सकूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस सीरीज का लाभ उठा सकें और नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। यहाँ पर इस सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है मा ना णा णा व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो जैसा कि जो माँ है, ना है, णा है, यह नासिक के स्वर कहलाते हैं, मतलब नाक की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। इसलिए इसका जो फर्स्ट आंसर है वह है नासिक। जो इसका सही आंसर रहेगा वह रहेगा नासिक। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कुल कितनी व्यंजन ध्वनियां होती हैं। जैसा कि हमें पता है कि हिंदी भाषा में उच्चारण के हिसाब से जो व्यंजन होते हैं वह 35 होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है 35। इसके बाद में थर्ड हम जो क्वेश्चन है वह देख लेते हैं। मोटी वक्र रेखाओं को अकेले लिखते समय निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं ता वर्ग की, तो ता था दा जो मोटा होता है, यहाँ पर मोटी वक्र रेखा बनती है दा के लिए। तो यहाँ पर हम उसको यहाँ पर आपको बना के दिखाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम उसको बनाते हैं दा को। तो इसमें बात की जा रही है कि किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन है। रेखा सारी मोटी हो, रेखा केवल आगे से मोटी हो, रेखा सारी मोटी ना हो बल्कि उनके दोनों किनारे पतले हो, रेखा केवल पीछे से मोटी हो। तो जब भी हम वक्र में मोटी वक्र रेखाएं बनाते हैं तो हमें यहाँ पर ध्यान देना होता है कि जो इसके किनारे रहते हैं वह पतले होने चाहिए और बीच में कुछ यहाँ पर अपेक्षाकृत मोटा होना चाहिए। मतलब हम जब पेंसिल की सहायता से इसको लिखते हैं तो यहाँ पर हम बीच में इसको मोटा करते हैं और इसके जो किनारे होते हैं उनको हम पतला रखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, यहाँ पर रेखा सारी मोटी ना हो बल्कि उनके दोनों किनारे पतले हों। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर व्यंजन रेखाओं को दूसरी रेखाओं से मिलाकर लिखते समय कलम या पेंसिल का किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 2018 में यह क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हमें इसको देखना बहुत जरूरी है और इसको ध्यान से आप समझिए। जब हम दो व्यंजनों को मिलाते हैं तो उस समय हमें कौन सी बात को ध्यान में रखना होता है। वैसे तो सारी शॉर्ट हैंड में ही हमें पेंसिल को ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए। हम जब व्यंजन दो मिलाते हैं तो उनमें कभी भी पेंसिल को उठाना नहीं चाहिए, एक सी गति में उसको हमें लिखना चाहिए। क्योंकि यदि हमने पेंसिल को उठाया तो हमारी जो गति होती है उसमें अवरोध होता है और हमारी स्पीड में कमी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है रेखाओं को मिलाते समय कलम या पेंसिल को उठाना नहीं चाहिए। इसके जो चार और ऑप्शन है इनको भी आप देख सकते हैं, लेकिन जो इसका सही आंसर है वह है रेखाओं को मिलाते समय कलम या पेंसिल को उठाना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी आशुलिपि में कितनी व्यंजन रेखाएं होती हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात करी है कि 35 व्यंजन उच्चारण के हिसाब से होते हैं, लेकिन अब लेखन में यहाँ पर जब हिंदी आशुलिपि में कितनी व्यंजन रेखाएं होती हैं तो फिर यहाँ पर आंसर सही होता है 33। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जब हिंदी भाषा में कहा जाए तो वहां पर 35 है ध्वनिया, और यहाँ पर आशुलिपि में बोला जाए तो यहाँ पर 33 आंसर को हमें टिक करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं आशुलिपि में 1000 लिखने के लिए किस व्यंजन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं 25 और अब हमें इसको 1000 लिखना है तो हम इसको पूरा नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम इसके आगे हा को लिख देंगे। तो यह क्या कहलाता है, हमारा 25,000 कहलाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा आशुलिपि में 1000 लिखने के लिए किस व्यंजन का प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर होगा बी हा। मतलब हम जैसे ही हा को किसी भी अंक के साथ में लिख देते हैं तो वहां पर हम उसका अर्थ निकालते हैं 1000 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। व्यंजन के योग से बने होते हैं। तो व्यंजन किसके योग से बने होते हैं, यह यहाँ पर हमसे क्वेश्चन
किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वह है सीधी रेखा एवं वक्र से। मतलब यहाँ पर व्यंजन जो बना होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सीधी रेखाओं का एवं वक्र रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, जिससे एक व्यंजन का निर्माण होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आशुलिपि में डिक्टेशन लेने के तुरंत बाद उसे टंकित चाहिए। मतलब यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि आशुलिपि में जब डिक्टेशन हम लेते हैं उसके तुरंत बाद हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं। इसको टंकित नहीं करना चाहिए, टंकित करना चाहिए, आधे घंटे बाद करना, या कोई भी ठीक नहीं है। इसके चार जो ऑप्शन है, इसका सही आंसर है हमें जैसे ही हम डिक्टेशन लेते हैं हमें उसे तुरंत ही हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि हमने उसको जैसे ही हमने डिक्टेशन ली और ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ अर्थों में हम अर्थ नहीं लगा पाते हैं और जिससे हम डिक्टेशन प्रॉपर हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। यदि यहाँ पर बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की कि आधे घंटे बाद, तो क्या होता है जैसे ही आप जल्दी से इसको तुरंत ही अगर आप डिक्टेशन को ट्रांसलेट कर लेते हैं तो सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए हम इसके लिए सही आंसर लगाएंगे बी, कि आशुलिपि में डिक्टेशन लेने के तुरंत बाद उसे टंकित करना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। आशुलिपि का पद है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, छोटा, बहुत छोटा, ऑफिसर के सहायक का पद और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आशुलिपि का जो पद है वह किसी भी ऑफिसर के सहायक का होता है। हम कहें कि पीए जो कहलाते हैं लगभग इन्हीं के समतुल्य होता है, या हम कहेंगे यही होता है, क्योंकि कोई भी ऑफिसर जो होता है उसको कहीं भी वह निरीक्षण के लिए जाता है तो जो भी वहां पर उसको लिखवाना होता है, नोटशीट होती है, वह अपने स्टेनो को उसकी डिक्टेशन दे देता है, फिर स्टेनो उसको ट्रांसलेट करके एक नोटशीट तैयार करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इसका थर्ड सी है यहाँ पर यह सही आंसर होगा कि ऑफिसर के सहायक का पद होता है एक आशुलिपिक का पद। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वह है रेखाओं को मिलाते समय पेंसिल को उठाया जाता है अथवा नहीं। तो यहाँ पर जैसे पहले क्वेश्चन में डिस्कस हो चुका है कि जब हम कोई भी यहाँ पर रेखाओं को मिलाते हैं तो हम अपनी पेंसिल को नहीं उठाते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, बी, ना। मतलब रेखाओं को मिलाते समय हमें पेंसिल को नहीं उठाना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। रेखाओं को मिलाते समय पहली रेखा किस स्थान पर लिखी जाती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जब भी हम रेखाओं को मिलाते हैं तो जो पहली रेखा होती है वह किस स्थान पर होती है। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वह अपने मूल स्थान पर रहती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अपने मूल स्थान पर, मतलब ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हल्के डैश से हम दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं, तो हल्के डैश मतलब यहाँ पर क्या होता है कि स्वर दो प्रकार के हैं, दीर्घ स्वर और लघु स्वर। तो हम हल्के डैश जब भी प्रयोग करते हैं तो वह किसके लिए प्रयोग करते हैं, यहाँ पर लघु स्वर के लिए प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हमने कुछ इस प्रकार से एक लाइन पतली सी बनाई है, यहाँ पर एक माननीय हल्का डैश है और यहीं पे हम इसको कह दें कि बहुत ज़्यादा गहरा डैश कर दें, तो इसको कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये कुछ मोटाई होती है और इसकी कुछ कम मोटाई होती है। तो कुछ इस प्रकार का जब पतला एक डैश हल्का डैश बनाया जाता है तो वह लघु स्वर को निरूपित करता है या इंगित करता है। अब हम इसके बाद यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आ को हम किससे दर्शाते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखे हैं जब हम स्टेनो सीखते हैं तो उस समय हम जो स्वर होते हैं ए, ओ, ई, आई, अंग, ड़ा, तो इनको हम किस प्रकार से यहाँ पर हल्के बिंदु से, मोटे बिंदु से या डैश से हम यहाँ पर दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वह क्या की जा रही है कि आ को हम किससे दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा कि आ को हम गहरे बिंदु से यहाँ पर हम इसको दर्शाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा गहरे बिंदु से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक प्रकार का है। तो यहाँ पर हमें इसका सही आंसर बताना है कि ये लघु स्वर है, दीर्घ स्वर है, एक रेखाक्षर है या इनमें से
कोई नहीं। तो ए को यहाँ पर शॉर्ट हैंड में हम जब लिखते हैं तो इसको हम लघु स्वर के रूप में मानते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। रेखाओं की दोनों दिशाओं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो यहाँ पर रेखाओं की दोनों दिशाओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह 3 भागों में। कैसे? तो सबसे पहला तो होता है कि ऊर्ध्वमुखी। तो यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जब नीचे से ऊपर की ओर जाती है कोई भी रेखाएं तो यह ऊर्ध्वमुखी। फिर इसी प्रकार से नीचे, ऊपर से नीचे की ओर मतलब अधोमुखी। उसके बाद में एक होता है अग्रगामी, मतलब यहाँ पर 3 प्रकार से 3 दिशाओं में हम इसको दर्शाते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वह है 3। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस स्थान का स्वर समतल रेखा को काटकर लिखा जाता है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो समतल रेखा, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक हमने जैसे एक ये रेखा यहाँ पर ले ली है, ये हमारी लाइन हो गई। 2 लाइनों के बीच में हम कुछ इस प्रकार से ही हमारी शॉर्ट हैंड की बुक पर लाइनें होती हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि किस स्थान का स्वर समतल रेखा को काटकर लिखा जाता है, मतलब जो ये रेखा है इसको काटते हुए यहाँ पर इसको लिखा जाता है। तो इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो हम जो हमारा यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि फर्स्ट जो हमारा रहता है स्वर, उसको हम लिखते हैं लाइन के सबसे ऊपरी तरफ में। यहाँ पर हम उसको बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, चाहे वह बिंदु हो या और भी कुछ हो सकता है। यहाँ पर बिंदु या डैश दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सेकंड जो हमारा रहता है द्वितीय स्थान जो हम मानते हैं वह बनाते हैं हम समतल रेखा के समानांतर। तो हम यहाँ पर उसको इस प्रकार से कुछ रखते हैं। लेकिन जैसे ही हम लाइन को काटते हुए नीचे की ओर लिखते हैं तो यहाँ पर हम इस प्रकार से कर देते हैं। तो यह कहलाता है हमारा तृतीय स्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा तृतीय स्थान, कि किस स्थान का स्वर समतल रेखा को काट कर लिखा जाता है। तो समतल रेखा को जो काट कर लिखा जाता है वह तृतीय स्थान का स्वर कहलाता है। चलिए इसके नेक्स्ट बात करते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की। द्वितीय स्थान का स्वर समतल रेखा पर कहाँ दर्शाया जाता है? तो जैसा कि अभी हमने बना के भी आपको दिखाया था कि देखिए यहाँ पर ये हमारी आउटलाइन के लिए यहाँ पर जो हमारी नोटबुक है उसमें 2 लाइनों के बीच का अंतर है। अब यहाँ पर बात की जाए द्वितीय स्थान की, तो हमारा जो पहला स्थान होता है वह तो होता है ऊपर की तरफ में, और द्वितीय स्थान जो होता है वो समतल रेखा के समानांतर कहलाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि समतल रेखा को छूता हुआ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वह सेकंड हो जाएगा कि समतल रेखा को छूता हुआ। क्योंकि यहाँ पर जो प्रथम स्थान होता है स्वर का वह ऊपर की तरफ होता है, द्वितीय स्थान जो होता है वह समतल रेखा को छूता हुआ, और जो तृतीय स्थान होता है वह समतल रेखा को काटते हुए होता है। तो इसका जो आंसर सही होगा द्वितीय स्थान का वह होता है छूता हुआ। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जो इसका सही आंसर है वह है यहाँ पर 2। एक तो होता है लघु स्वर और एक होता है यहाँ पर दीर्घ स्वर। तो इसका सही जो आंसर है वह होता है 2। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण करने में अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि जब कोई स्वर को बोलने में या उच्चारण करने में अधिक समय लगता है तो कहीं ना कहीं वह जो स्वर होता है वह बड़ा ही कहलाता है, और बड़े स्वर, और आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वह है दीर्घ स्वर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण करने में कम समय लगता है वे कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, बिंदु स्वर, डैश स्वर। तो यहाँ पर स्वर 2 ही प्रकार के होते हैं, लघु और दीर्घ। जब उच्चारण करने में कम समय लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? लघु स्वर, और जिसमें समय अधिक लगता है उसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आशुलिपि में लघु स्वर को प्रकट किया जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि हल्के डैश से भी लघु स्वरों को यहाँ पर प्रकट किया जाता है और बिंदु से भी प्रकट किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हल्के डैश एवं हल्के बिंदु से प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आशुलिपि में प्रत्येक व्यंजन रेखा के कितने स्थान होते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है
कि यहाँ पर हम 3 स्थान पर इसको रखते हैं ऊपर की तरफ, समतल रेखा को छूते हुए और समतल रेखा को काटते हुए। क्योंकि जब हम स्टेनो में अपनी स्पीड बढ़ाते हैं तो फिर वहां पर हम हल्के डैश या बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं। किस प्रकार का हमारा यहाँ पर आउटलाइन रहेगी उसको हम इन्हीं के आधार पर, स्थान के आधार पर ही निर्धारित करते हैं कि वह किस प्रकार का आउटलाइन होगा। तो इसके लिए इसका सही आंसर है वह है 3। मतलब आशुलिपि में प्रत्येक व्यंजन रेखा के 3 स्थान होते हैं जिनके अनुसार ही हम उस शब्द को पहचान पाते हैं कि यह बड़ा है या छोटा है या छोटी ई है, किस प्रकार से इस आउटलाइन का अर्थ निकालना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आशुलिपि में स्वरों के स्थान व्यंजन रेखा के किस स्थान से गिने जाते हैं? तो जो स्वरों के स्थान होते हैं वह व्यंजन रेखा में उसके प्रारंभ से ही गिने जाते हैं और इसका जो सही आंसर है वह है प्रारंभ से। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्का डैश प्रथम स्थान पर किस ध्वनि को दर्शाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हल्का डैश जो होता है, मतलब यहाँ पर मैं आपको डैश यहाँ पर दिखाता हूँ किस प्रकार से हल्का डैश इस प्रकार का हम मान सकते हैं कि जो होता है वह हमारे किस ध्वनि या स्वर को दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, ओ को यहाँ पर दर्शाता है हमारा हल्का डैश। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का कि हल्का डैश द्वितीय स्थान पर किस ध्वनि को प्रकट करता है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वह है आ को। हल्का डैश जब द्वितीय स्थान पर होता है तो वह आ को प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अब आप जब भी एग्जाम होगा तो इसमें जैसे ही आप एग्जाम को देंगे तो कहीं ना कहीं ये गारंटी है कि आपको इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उस पेपर में देखने को मिल जाएंगे या इससे मिलते जुलते आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और आप इस पेपर को पास आउट कर सकेंगे। तो चलिए, यदि आपने मेरे चैनल को अब भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को तो शेयर कर ही दीजिए।